हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपने डिफेंस ऑडिट कोड और डिफेंस अकाउंट्स कोड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ दोस्तों अपनों ने स्टार्ट कर रखी है। और इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों आपको 10 से 15 लेक्चर मिलेंगे, जिसके मैं 1997 से लेके 2022 तक दोस्तों जितने भी एसएएस के प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं फिर रिपीट हो सकते हैं, वो आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, इनको रिवाइज़ करिए बार बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द रीअप्रोप्रिएशन, प्लीज़ कमेंट। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन तक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था, पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ रीअप्रोप्रिएशन, प्लीज़ कमेंट। दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है ये आप बताना है, इस पर कमेंट करना है अपने को। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये क्या है डेफिनेशन। ठीक है, मान लो 20 शब्दों में आपको जवाब देना है, 30 शब्दों में जवाब देना है, तो आप इतना लिखो, दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, क्या है, रीअप्रोप्रिएशन इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर सच यूनिट विद इन अ ग्रांट। दोस्तों एक ग्रांट के अंदर एक प्राइमरी यूनिट से दूसरी प्राइमरी यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र करना पैसा, उसको बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन। मतलब रीअप्रोप्रिएट किया है, दोबारा किया है धन का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, एक प्राइमरी यूनिट से दूसरी प्राइमरी यूनिट में। ठीक है, अब बताता हूँ प्राइमरी यूनिट क्या होती है। अपने केस में दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के केस में, एमओडी के केस में, प्राइमरी यूनिट जो है वो है डिटेल्ड हेड। ठीक है, डिटेल्ड हेड क्या होता है आपको दोस्तों, ये स्ट्रक्चर मैंने याद करवाता हूँ हर बार, 423 222। ठीक है, याद कर लो इसको। ये है मेजर, फिर आता है सब मेजर, फिर आता है माइनर, फिर आता है सब, और फिर आता है डिटेल्ड हेड। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हेड भी आता है उसमें। ठीक है, तो अपने केस में डिटेल्ड हेड है जो दोस्तों, जो वो है प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है, और दोस्तों इन हेड्स को दोस्तों आप लोकली कंट्रोल्ड हेड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें दोस्तों चेंज करने की पावर जो है, इनमें मान लो कुछ अमेंडमेंट करना है तो वो दोस्तों इनको पावर जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास होती है, ना कि सेंटर पे जो अथॉरिटी बैठी है। ठीक है, एक बात ये भी आप याद रखो। अगला है दोस्तों, द प्रोसीजर ऑफ रीअप्रोप्रिएशन प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों जो रीअप्रोप्रिएशन का प्रोसीजर है वो क्या प्रोवाइड करता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, बाय विच, उसके द्वारा, सेविंग इन बजट प्रोविजन अंडर वन हेड। मतलब सेविंग जो है किसी वन हेड के अंदर कैन बी यूटिलाइज टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर अंडर अनदर हेड। ठीक है, प्रोवाइडेड द हेड्स आर इन द सेम फॉर ग्रांट वोटेड बाय पार्लियामेंट। दोस्तों कोई भी ग्रांट है, ठीक है, उसके अंदर 2 हेड हैं, ए और बी। क्या हुआ दोस्तों, इस यहाँ पे कुछ इसको पैसा मिला होगा, यहाँ पे इसको कुछ पैसा मिला होगा। ठीक है, डिफरेंट हेड्स के अंदर। ठीक है, तो मान लो ए को 100 रुपये मिले और बी को भी मान लो 100 रुपये मिले। ठीक है, इसने दोस्तों फाइनेंशियल ईयर के एंड ख़त्म होने से पहले, मार्च तक, मान लो एक फाइनेंशियल ईयर काउंट कर लेता हूँ, मान लो फरवरी तक इस ए के जितने भी सारे खर्चे होने थे ये इसने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, मान लो इसने 90 रुपये का खर्चा किया। ठीक है, और बी जो था दोस्तों, इसके जो खर्चे थे वो 100 रुपये से ज़्यादा हो गए। ठीक है, मान लो 110 रुपये का खर्चा इस पे हो गया। अब दोस्तों टेक्निकल टर्म में नहीं जाना कि 100 रुपये अलॉट हुए तो 110 कैसे खर्चा कर दिया, मान लो हो गया। ठीक है, उसके भी अलग अलग प्रोसीजर होती हैं, एफआर में पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, मॉडिफाइड अप्रोप्रिएशन जो है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए जो 90 रुपये खर्च हुआ तो यहाँ पे 10 रुपये बच गए इसमें, और यहाँ पे 10 रुपये दोस्तों ज़्यादा खर्च हो गए, मतलब 10 रुपये कम पड़े इसको। ठीक है, या ज़्यादा खर्च हो गया ऐसे बोल सकते हो। दोस्तों ये जो 10 रुपये हैं वो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स विद इन अ सेम ग्रांट्स। ग्रांट दोस्तों सेम रहेगी। ठीक है, समझ में आया आपको, यही यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार फिर देखना वीडियो को वापस करके तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगला है दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन सेपरेट डिमांड फॉर ग्रांट्स। दोस्तों कई प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, मेनली अपने 2 प्रकार के कंसिडर करते हैं। रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू रिसिप्ट से हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेनली कैपिटल से रिसिप्ट जो होती हैं उनसे होता है, या इनको रेवेन्यू से भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके भी कई नियम हैं, वो मैं बताऊंगा आपको जब इसको डिटेल डिस्कशन होगा। यहाँ पे आप समझिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है दोस्तों जो डिफेंस सर्विसेज का, आर प्रोवाइडेड इन सेम एंड इन सेपरेट डिमांड फॉर ग्रांट। दोस्तों इनको जो पैसा मिलता है, इनकी जो ग्रांट्स होती है वो दोस्तों अलग अलग होती है, सेपरेट डिमांड फॉर ग्रांट होती है। ठीक है, रेवेन्यू की अलग ग्रांट होगी, कैपिटल की अलग, मतलब इनके कोड हेड्स जो हैं जहाँ पे अमाउंट्स बुक होता है या जहाँ पे अमाउंट्स बजट अलॉट होता है वो अलग अलग है। तो दोस्तों इन ऐसी ग्रांट्स के लिए नो रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है, बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल हेड्स इज परमिसिबल। ये इसमें सिंपल सी बात बताइए, तो इनके बीच में रीअप्रोप्रिएशन नहीं होगा। रीअप्रोप्रिएशन आपको करना है, देन द ग्रांट शुड बी सेम। ठीक है, विद इन अ ग्रांट यू कैन रीअप्रोप्रिएट द फंड्स ऑफ द डिफरेंट मेजर हेड्स। ठीक है, और वो भी दोस्तों मेनली प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेंटर की बात करोगे तो उसमें क्या ऑब्जेक्ट हेड कंसीडर कर लोगे, और डिफेंस की बात करोगे, एमओडी की बात करोगे, डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस की बात करोगे तो उसमें आप डिटेल्ड हेड को यूज़ कर लोगे। ठीक है दोस्तों, कुछ टर्म्स होती है जो बार बार यूज़ आपकी होती है, एमओडी हो गया, एमओडी फाइनेंस हो गया,
ठीक है। डिफेंस सर्विसेज बोलता हूँ मैं, डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट्स एंड चार्जेस, इनको आपको ध्यान से सुनना है, इन शब्दों पे गौर करना है, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट्स एंड चार्जेस मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, रिसिप्ट्स एंड चार्जेस है डिफेंस सर्विस का। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट्स हैं, जितना भी पैसा इनके पास आ रहा है थ्रू एमआरओ के थ्रू आता है डिफेंस में पैसा, या और भी बहुत सारी चीज़ें। मान लो दोस्तों डिफेंस लैंड पे कोई भी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे रखी है, किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को, वो रेंट पे कर रही है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जहाँ से रिसिप्ट्स हो सकती हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर दोस्तों, एक्सपेंडिचर तो है ही, बहुत सारी जो ग्रांट्स हैं, ठीक है, ट्रेनिंग ग्रांट है, और भी दोस्तों डिफेंस के अंदर जितने भी खर्चे हैं वो एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं अपने डिफरेंट अकाउंट्स, डिफरेंट ऑडिट सेक्शन ऑफ द एरिया अकाउंट्स ऑफिस और कंट्रोलर ऑफिस, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे एम सेक्शन है, ठीक है। तो ये डिफेंस सर्विस रिसिप्ट्स एंड चार्जेस का मतलब वो है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। आगे चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 क्या है उसमें, एन अथॉरिटी कैन रीअप्रोप्रिएट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेविंग्स अराइजिंग आउट ऑफ द अलॉटमेंट प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल। दोस्तों कुछ नहीं है, कोई भी अथॉरिटी है, उसके पास अलॉटमेंट है, प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल, ठीक है। ये दोस्तों फ्रेजल वर्ब है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसको आप जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे तो इस ऐसे टर्म्स को दोस्तों आपको यूज़ करना है, बुक में से निकालने हैं आपको, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर भी वहाँ आ सकता है एट हिज डिस्पोजल, ठीक है। तो एन अथॉरिटी प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल, कुछ अलॉटमेंट्स है उसके पास, तो वो तभी रिप्रोप्रिएट हो सकते हैं जब किसी एक के अंदर सेविंग हो जाए, ठीक है। यही इसी बात को बस एक पॉइंट बना के लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। इसलिए बुक्स मोटी हो जाती है, क्योंकि एक जो बात है उसको वो 10 लाइन में लिख देगा, ठीक है। तो मेरा काम आप यही है कि उसमें से इंपॉर्टेंट मैटर छांट के आपको दिया जाए, इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाए, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी कर सको, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, वो देखते हैं अपने क्या है कि रीअप्रोप्रिएशन किन कंडीशंस में होगा या किन कंडीशंस में नहीं होगा, ठीक है। नियम दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या है इसमें, रीअप्रोप्रिएशन की कंडीशंस क्या दी गई हैं दोस्तों। रीअप्रोप्रिएशन विद इन ए ग्रांट मे बी ऑथराइज्ड एट एनी टाइम बिफोर बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच ग्रांट और अप्रोप्रिएशन रिलेट्स। दोस्तों सेम फाइनेंशियल ईयर में ही रीअप्रोप्रिएशन होगा, आप इतना याद रखो, ठीक है। विद इन ए बट नॉट आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, याद रखो, उसी सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपको अप्रोप्रिएशन के लिए अमाउंट दी गई है उसी के अंदर आपको उसको रीअप्रोप्रिएट करना है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, रीअप्रोप्रिएशन इज परमोसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सेविंग्स अराइज आउट ऑफ द अलॉटमेंट प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी। सेम बात बोली गई है दोस्तों, सेविंग्स है अगर एक के अंदर, सेविंग्स है एक हेड के अंदर और एक्सेस एक्सपेंडिचर है दूसरे हेड के अंदर, तो इसको बैलेंस करने के लिए रीअप्रोप्रिएशन कर दिया। इन द केस ऑफ नेवी, दोस्तों नेवी के केस में क्या होगा, पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन डिफरेंट डिटेल हेड्स ऑफ अ माइनर हेड एंड बिटवीन माइनर हेड्स फॉलिंग अंडर द सेम सब हेड विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द IHQ ऑफ द MOD नेवी। क्या बोलता है दोस्तों, ये नेवी के केस में जो रीअप्रोप्रिएशन की पावर है दोस्तों बिटवीन, अब देखो दोस्तों ये सब क्लॉज है, ठीक है। बुक्स हमें क्यों समझ में नहीं आती वो भी आपको बताता हूँ, बुक्स पढ़ने का तरीका आपको बताता हूँ आज मैं। ये देखिए दोस्तों, आप इसको मत पढ़िए बीच वाले को। इन द केस ऑफ नेवी पावर्स ऑफ रीऑपरेशन विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द IHQ ऑफ द MOD नेवी। अगर इतनी सी बात लिख देता है तो योर अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर फ्रॉम दिस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होती है। कैसे, कमल नेवी के केस में भैया क्या होता है, रीअप्रोप्रिएशन की जो पावर है वो कौन एक्सरसाइज करता है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ द MOD नेवी, ठीक है। इसका इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है MOD नेवी का, वो एक्सरसाइज करता है। लेकिन आपका जो बीच में सब क्लोज दे दिया दोस्तों, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये है, पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द IHQ ऑफ द MOD नेवी, ठीक है। ये सपोर्टिंग सब क्लोज है इसका, ठीक है। इसके अंदर एडजेक्टिव हो सकता है, इसके अंदर कोई क्लोज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यू हैव टू स्टडी द इंग्लिश वाइल यू आर स्टडिंग दीज डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पेपर्स, ठीक है। इंग्लिश आपको पढ़नी है तो आप वो कैप पढ़िए उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ सब चीज़ें मैं आपको इसी के अंदर ही करवा दूंगा, ठीक है। पैसिव वॉइस, बहुत से सेंटेंसेस हैं दोस्तों पैसिव वॉइस के अंदर बने गए हैं, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा। जैसे ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस की पहचान क्या है दोस्तों, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए आपको पैसिव वॉइस हो जाएगा वो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वापस टॉपिक पे आते हैं अपने, भटकना नहीं है अपने को। तो दोस्तों पावर ऑफ रीअप्रोप्रिएशन जो है नेवी के केस में बिटवीन डिफरेंट डिटेल्ड हेड्स ऑफ अ माइनर हेड एंड बिटवीन माइनर हेड्स फॉलिंग अंडर द सेम सब हेड। दोस्तों ये डायग्राम आपको याद लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। पहला है मेजर, दूसरा है सब मेजर, तीसरा है माइनर, फिर सब, फिर डिटेल, ठीक है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, रीअप्रोप्रिएशन की जो पावर है बिटवीन डिफरेंट डिटेल्ड हेड ऑफ अ माइनर हेड, डिफरेंट डिटेल हेड ऑफ अ माइनर हेड, इसके नीचे ही आ रहा है। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, बिटवीन माइनर हेड फॉलिंग अंडर द सेम हेड, सेम सब हेड, जो माइनर हेड है वो सेम सब हेड के अंदर आ रहा है,
ठीक है, मतलब इनके डिटेल हेड किसी माइनर हेड के अंदर है वो, और माइनर हेड किसी सब मेजर हेड के अंदर है वो, ठीक है। तो दोस्तों उसके जो अप्रोप्रिएशन की पावर होगी वो IHQ ऑफ द MOD नेवी के पास होगी। और एक बात और दोस्तों, ये तो आपको याद हो गया कि डिटेल हेड है जो माइनर हेड के अंदर आता है और माइनर हेड है सब मेजर हेड के अंदर। तो बुक के अंदर दोस्तों ओनली सब हेड लिखा हुआ है, तो आप इसके अंदर सब मेजर हेड लिख लो या सीधा मेजर हेड आएगा। दोस्तों बुक्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है अपनी, उसमें भी बहुत ज़्यादा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिलेटेड टू मतलब इन चीज़ों से लेके छोटी सी चीज़ है वो लिख देगा और आप उसमें कन्फ्यूज होके चले जाओगे, फिर आप उसमें 1 घंटा ख़राब कर दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अपने को PhD नहीं करनी है, अपने को इतना मैटर तैयार करना है कि हमारा एग्जाम पास हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है, फुल पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन द सब हेड्स विद इन द माइनर हेड अंडर ईच डिमांड डेलीगेटेड टू द MOD। और दोस्तों ये सवाल कम से कम 10 बार पूछा गया है, और इससे नीचे जो क्वेश्चन कराऊंगा ये कम से कम 1000 बार पूछा गया है, ठीक है। हर एक पेपर में हर एक लाइन में MCQ के तौर पे, ठीक है, ये 2 लाइन पूछता ही पूछता है एग्जामिनर, पता नहीं इन लाइन से एग्जामिनर को क्या प्रेम है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, फुल पावर ऑफ रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन द सब हेड विद इन द माइनर हेड। दोस्तों माइनर हेड के अंदर जो रीअप्रोप्रिएशन है उसकी पावर जो है दोस्तों किसको दी गई है, MOD को, ठीक है। माइनर हेड के अंदर जो रीअप्रोप्रिएशन करना है उसकी पावर दी गई है MOD को। अब क्या है दोस्तों, बिटवीन डिफरेंट माइनर हेड्स अंडर ए मेजर हेड आर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों अगर माइनर हेड के अंदर करना है, ठीक है, किसके अंदर माइनर हेड आता है, मेजर हेड के अंदर, तो उसकी पावर है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। आप तो ये याद रखो, सब हेड के अंदर करना है तो MOD को, और माइनर हेड के अंदर करना है तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक बार दोबारा देखना वीडियो को बैक करके समझ में आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, रीअप्रोप्रिएशंस आर परमिसिबल ओनली बिटवीन एक्सपेंडिचर हेड्स, दस एक्सेस रिसिप्ट्स एंड रिकवरीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेड फॉर एज सच कैन नॉट बी यूटिलाइज टू मीट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन ग्रांट। दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग पैरा है ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो रीअप्रोप्रिएशंस जो हैं वो ओनली एक्सपेंडिचर हेड्स पे होते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्सपेंडिचर हेड्स पे होते हैं। एक्सपेंडिचर हेड्स पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो A के अंदर सेविंग हो गई, उसमें कुछ एक्सपेंडिचर बच गया, B के अंदर एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया, दोनों एक्सपेंडिचर हेड हैं A और B, जो एग्जांपल लिया है उन्होंने। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, अगला बोल रहा है कि एक्सेस रिसिप्ट्स एंड रिकवरीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी अकाउंटेड फॉर, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी C और D जो है वो रिकवरी हेड हैं और यहाँ पे इनकी एक्सेस रिकवरी हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इन एक्सेस रिकवरी जो हुई है C और D के अंदर, वो दोस्तों एक्सेस एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए अपने अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते, उनका रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। मतलब रिसिप्ट हेड के ऊपर जो रीअप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट है वो लागू नहीं होता, आप इतना याद रखो, ठीक है। और बेहतर रहेगा कि आप इतना याद रखो, रीअप्रोप्रिएशन आर परमिसिबल ओनली बिटवीन एक्सपेंडिचर हेड्स, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा दूं आपको दोस्तों, रीअप्रोप्रिएशन विद इन ए ग्रांट मे नॉट बी ऑथोराइज्ड एट एनी टाइम बट बिफोर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आपको रीअप्रोप्रिएशन करना है। रीअप्रोप्रिएशन तभी होगा जब सेविंग्स है दोस्तों वो किसी ग्रांट के अंदर हुई है किसी हेड के अंदर, तो उसका रीअप्रोप्रिएट करके किसी एक्सेस एक्सपेंडिचर वाले हेड के अंदर अपने ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों नेवी के केस में पावर्स ऑफ रीअप्रोप्रिएशन कौन एक्सरसाइज करता है, IHQ ऑफ MOD, ठीक है। और दोस्तों आपको सब हेड्स के अंदर अगर रीअप्रोप्रिएशन करना है वो किस में फॉल करते हैं दोस्तों, माइनर हेड के अंदर, तो इसका दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन है दैट विल बी डन बाय द MOD, ठीक है। और दोस्तों आपको माइनर हेड के अंदर अगर रीअप्रोप्रिएशन करना है, माइनर हेड किस में फॉल करते हैं, मेजर हेड के अंदर, विच आर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दोस्तों रीअप्रोप्रिएशन जो है ओनली एक्सपेंडिचर हेड में होता है, तो रिसिप्ट हेड में भले ही कितनी ही रिकवरी हो जाए, एक्सेस रिकवरी हो जाए, दैट फंड विल नॉट बी रीअप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है रीअप्रोप्रिएशन के अंदर ही, सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रीअप्रोप्रिएशन विच अफेक्ट्स द फॉलोइंग। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक, कहाँ पर होगी, उसके लिए 3 केस दिए गए हैं। सेविंग्स ड्यू टू नॉन एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोविजन फॉर अ स्पेसिफिक मेजर। दोस्तों किसी हेड के अंदर सेविंग अराइज हो गई, ठीक है, तभी तो अपने रीअप्रोप्रिएशन करते हैं, तो दोस्तों क्यों ही इसका रीज़न आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, तब वो सैंक्शन देगी रीअप्रोप्रिएशन के लिए, ठीक है। अगला क्या दोस्तों, एन एरर इन एस्टिमेट के अंदर दोस्तों एरर हो गई, कुछ भी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए आप फंड को रीअप्रोप्रिएट कर रहे हो तो उसकी सैंक्शन भी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। रीअप्रोप्रिएशंस टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन एनी न्यू एक्टिविटी। दोस्तों किसी भी न्यू एक्टिविटी के अंदर आपको रीअप्रोप्रिएशन करना है, ठीक है। मान लो A और B थे, मान लो कोई C आपके ऐसी एक्टिविटी आ गई, मान लो जो नेसेसरी है, ऑब्लिगेटरी नेचर है, तो आपको रीअप्रोप्रिएट फंड करना है B या C से, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया, इसका दोस्तों 232 नंबर पैरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है। और दोस्तों
इसी के साथ दोस्तों ऐसे पढ़ते पढ़ते देखो चैप्टर नंबर 13 का 60% पार्ट अपने कंप्लीट कर दिया अकाउंट कोड के। अकाउंट कोड के दोस्तों लगभग 16 चैप्टर है मेरे ख्याल से, वेरीफाई करना आप। 16 चैप्टर में से दोस्तों 13 चैप्टर था। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा उसके 40-40, 50-50% जो है ऐसे ऐसे टॉपिक मैं करवाऊंगा कि वो कंप्लीट होते जाएंगे। फिर ये सब कंप्लीट होने के बाद अपने एक सिरे से जब अकाउंट बुक पढ़ेंगे, अकाउंट कोड पढ़ेंगे, तो आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी, आपको मुश्किल वो बातें नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा होगा। और दोस्तों इतना पढ़ाया है तो इसके अंदर दोस्तों आप मान के चलो 4 या 5 MCQ बन जाएंगे, ठीक है। कौन सा बनेगा? IHQ ऑफ MOD नेवी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करती है, कहाँ पे करती है? MOD एक्सरसाइज करती है। रीअप्रोप्रिएशंस कहाँ पे करती है? ठीक है, सब हेड के अंदर, वो माइनर हेड के अंदर, ठीक है। ये 3 सवाल तो पक्के हैं, ठीक है दोस्तों। एक उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको करना है खर्चा, ये एक क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, बाकी जो है डिफरेंट डिटेल्स हेड के अंदर वो करना है, ओनली एक्सपेंडिचर हेड पे होगा। ये आपकी समझ बढ़ाएगी बाकी बातें, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। और दोस्तों अगला है व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दोस्तों इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, कई जो स्टूडेंट्स हैं, कई जो दोस्त हैं, वो सोचते होंगे कि सर इतना इलेबोरेट करके पढ़ा रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है उनका, ठीक है। कई बार है कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो उनको ये चीज़ें आती भी होगी, तो दोस्तों वो जो है वीडियो को 1.25 1.5 के करके देखें आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि जो 20 मिनट का वीडियो है 1.5 पे करके देखोगे तो वो 12 से 13 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आपका जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड भी आपके लाइफ के समय का ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हो, तेज़ करके देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। वो क्या है? व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी क्या है? GFR का दोस्तों रूल नंबर 21 पढ़ लो या ऑडिट कोड का पैरा नंबर 39 पढ़ लो, दोनों में ये बातें लिखी मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या है। एवरी ऑफिसर इनकरिंग और ऑथराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। दोस्तों कोई भी ऑफिसर है इनकर कर रहा है या ऑथोराइज़ कर रहा है एक्सपेंडिचर किससे? पब्लिक मनी से। पब्लिक मनी यानी जो जनता का पैसा है दोस्तों। बजट के अंदर पैसा आता कहाँ से है? जनता का ही तो पैसा होता है। वो बजट किससे बनता है? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक्साइज ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, GST, ठीक है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो उन्हीं से तो पब्लिक मनी से तो बनता है। तो दोस्तों पब्लिक मनी को पैसा जब खर्च करना है किसी ऑफिसर को, किसी कॉम्पिटेंट फाइनेंशियल अथॉरिटी को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, दोस्तों वो क्या करेगी? शुड बी गाइडेड बाय द हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। उसको कुछ नियमों का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये नैतिक कर्तव्य है उसका, उसकी मोरल ड्यूटी है कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे, ठीक है। क्या है? सम प्रिंसिपल्स आर देयर। कौन कौन से प्रिंसिपल्स है बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों क्या है, एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनीज एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। बहुत ईजी है दोस्तों, हर ऑफिसर को ऐसी समझ रखनी है, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर खर्च करते टाइम जिसकी समझ वो अपना जो खुद का पैसा खर्च करता है वहाँ पे वो रखता है, ठीक है। इस लाइन को दोस्तों रेडीमेड याद कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है 99% चांस है। एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। दोस्तों जैसे कि वो अपना पैसा खर्च कर रहा हो। अगला है दोस्तों, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। इसका मतलब दोस्तों क्या है, द ओकेजन की डिमांड जो है, ठीक है, वो जो आप देखते उस पे जो खर्च है दोस्तों, आप प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी देखते ही आपको नहीं करना है, ठीक है। उसकी कंपैरिजन करना है, एक जगह से नहीं देख के आपको 3-4 जगह से उसका सर्वे करना है, फिर आपको उसको एक्सपेंडिचर करना है। इस लाइन का मतलब यही है कि आप एक बार देखते ही आपको उसकी खर्च नहीं करना है। आप भले ही सोच लो कि पब्लिक का मनी है, मेरा पैसा तो है नहीं, तो ओकेजन की जो डिमांड है उससे ज़्यादा मैं खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदने गया, ठीक है, आपने देखी, उसने बताया कि 100 रुपये की चीज़ है तो आपने खरीद ली, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको उसकी जांच करनी है, आपको 4 जगह से और पूछना है, ठीक है। मतलब प्रथम दृष्टया देखते ही आपको ओकेजन की डिमांड डिसाइड नहीं करनी है कि इस पर कितना खर्च होगा, ठीक है। अगला क्या दोस्तों, अगर एक्सपेंडिचर करते हो पब्लिक मनी से तो ये 2-3 बातें और याद रखनी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांटेज ना हो सैंक्शनिंग अथॉरिटी को, पर्टिकुलर पर्सन या सेक्शन ऑफ पीपल को फायदा ना हो, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट अपरमोस्ट होना चाहिए इन माइंड वाइल मेकिंग अ मनी प्रोक्योरमेंट डिसीजन, ठीक है। पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो अपने माइंड में रख के आपको काम करना है, और फ़ायदा ना हो किसी सेक्शन, किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद को या कोई सेक्शन ऑफ पीपल को, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। आगे देखिए, हाउ आर द एरनस पेमेंट्स एडमिटेड इन ऑडिट टू बी ट्रीटेड। दोस्तों ऑडिट के अंदर दोस्तों मान लो एरनस पेमेंट हो गई, ठीक है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसके कुछ नियम दिए गए हैं सिंपल से। दोस्तों क्या है, पैरा नंबर 512 ऑफ द ऑडिट कोड में आप जाओगे तो मिल जाएगा। अभी आपको मैं बताता हूँ क्या है वो। तो देखिए क्या है दोस्तों, ट्रीटमेंट ऑफ एरनस पेमेंट्स इन ऑडिट। पेमेंट ऑडिट के अंदर दोस्तों एरनस पेमेंट हो गई तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ओविंग टू ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल और ओवरसाइट फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी ऑब्जर्व्ड। या तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि किसी फाइनेंशियल रूल का अपनों ने इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया, इस वजह से हो गया, या अपनों ने ओवरसाइट कर दिया, मतलब अनदेखा कर दिया कि भाई नहीं पता चला, मान लो ज़्यादा वर्कलोड था, ठीक है, किसी भी वजह से,
तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, दो नियम बताए गए। व्हेन ए रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ अ फाइनेंशियल रूल हैज़ बीन फॉलोड इन एन ऑडिट ऑफिस। दोस्तों किसी भी रूल के फाइनेंशियल रूल की इंटरप्रिटेशन गलत हो गई इन ऑडिट ऑफिस में, तो दोस्तों क्या करना है, द न्यू इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन इफेक्ट टू फ्रॉम द डेट ऑफ इशू बाय द CAG ऑफ इंडिया और CGD ऑफ द ऑर्डर्स स्टेटिंग द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों जब तक CG और CAG के ऑर्डर्स नहीं आते, ठीक है, तब तक आपको न्यू इंटरप्रिटेशन अपने आप से नहीं करनी है, ठीक है, और जो नई इंटरप्रिटेशन आ जाएगी उसको गिवन इफेक्ट कर देना है, ठीक है। कुछ नहीं है, इजी है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगी तो आप नई इंटरप्रिटेशन के लिए CAG और CGD को रेफर करोगे तो वो आपको नई गाइडलाइंस दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद वो जो चीज़ें गलत हुई है, एरनेस पेमेंट हुई है, उस पर आपको विचार करना है, तब तक उन चीज़ों को होल्ड करना है। आगे देखिए दोस्तों, व्हेन एरनेस पेमेंट्स हैव बीन लेफ्ट अनचैलेंज्ड ओइंग टू ओवरसाइट। दोस्तों एरनेस पेमेंट हो गई और वो आपको ऑडिट में दिखी भी नहीं, ओवरसाइट हो गई, तो क्या करना है दोस्तों, द ऑडिट ऑफिस शुड नॉट तो दोस्तों ऑडिट ऑफिस को क्या नहीं करना है, अंडरटेक ए री ऑडिट ऑफ बिल्स पेड मोर देन 12 मंथ्स प्रीवियसली। दोस्तों 12 महीने से ज़्यादा जो हैं, जो बिल्स पेड हो चुके हैं, इनकी री ऑडिट नहीं करनी है, ठीक है। खुद से री ऑडिट ऑफिस को कुछ नहीं करना है। मान लो गलती से पेमेंट हो गया और वो छूट गया ऑडिट के अंदर, ठीक है, उनको 12 महीने से ज़्यादा जो है ऑडिट के बिलों की री ऑडिट नहीं करनी है, बट क्या करना है, द ऑडिट ऑफिस शुड रिपोर्ट। दोस्तों इसके लिए इतना सब क्लोज है, ठीक है। द ऑडिट ऑफिस, इसके बाद यहाँ से देखो द ऑडिट ऑफिस should report the facts of the case to the competent financial authority for orders and a re-audit should be made only if so desired by the competent financial authority। दोस्तों competent financial authority को उसको केस रेफर करना है और जब वहाँ से गाइडलाइंस आ जाएगी, जब इसको इसके ऊपर फर्दर एक्शन लेना है, ठीक है। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं रैप अप करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और आपको देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जब वीडियो एक घंटे के, पौने घंटे के 45 मिनट के होंगे। 20 से 25 मिनट का वीडियो इज सफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसको अपने पार्ट 3 में चर्चा करेंगे दोस्तों। इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 9 से पार्ट 3 में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, पार्ट 2 को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अपने जो ग्रुप में आप ऐड हो, MTS क्लर्क ऑडिटर, जिस भी ग्रुप में, वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें दोस्तों। यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू सो मच।